सोशियोलॉजी में हम सोशल चेंज पढ़ रहे थे। सोशल चेंज के अंदर सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का मतलब ये है कि जो समाज में परिवर्तन होता है वो परिवर्तन किन किन सिद्धांतों के बेसिस पे, या फिर जो समाज में परिवर्तन होता है उसके लिए कौन कौन से विद्वान ने क्या क्या सिद्धांत दिया है, जिसके अंदर आज हम देखेंगे सोरोकिन के सिद्धांत के बारे में। सोरोकिन एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपना एक बुक लिखा है सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, जिसमें इन्होंने ये बताया है जो सांस्कृतिक गतिशीलता का जो सिद्धांत होता है उसके बारे में। यानी कि जो सोरोकिन है उनके अनुसार सांस्कृतिक गतिशीलता सिद्धांत प्रस्तुत किया इन्होंने। सांस्कृतिक गतिशीलता का मतलब हुआ कि जो संस्कृति है उसकी गति कैसी है, जो परिवर्तन की गति है समाज में, समाज के संस्कृति में जो परिवर्तन होता है वह कैसा है। इनके अनुसार जैसे एक घड़ी होता है, घड़ी की पेंडुलम होती है, घड़ी के पेंडुलम की गति कभी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आगे की तरफ जाता है तो कभी दूसरी स्थिति से पहले स्थिति में पीछे की ओर आता है। वैसे ही एक सामाजिक परिवर्तन भी होता है जिसमें संस्कृति का ऐसा परिवर्तन होता है जो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित होते रहता है समय के अनुसार। इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 चीज़ों के बारे में बताया है, 3 संस्कृति का उल्लेख किया है इन्होंने, जिसमें सबसे पहले आता है चेतनात्मक संस्कृति, फिर आता है भावनात्मक संस्कृति और एक आता है आदर्शात्मक संस्कृति। जो चेतनात्मक संस्कृति होती है उसे भौतिक संस्कृति भी कहा गया है। यानी कि जो चेतनात्मक संस्कृति होती है उसमें हम देखते हैं जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, भौतिक वस्तुओं का आविष्कार होता है उसमें, जैसे कि जैसे समाज में कोई भी चीज़ें इन्वेंट होता है, कोई भी भौतिक चीज़ें जो फिज़िकली आप सामने से आप जिसको देख सकते हो, जिसके आविष्कार के कारण आपके सामाजिक कामों में आपको आसानी हो कोई भी काम करने में। जैसे कि टाइम टू टाइम देखा गया है कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए। पहले घड़ी से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे कि घड़ी आया, जब घड़ी आया तो लोग टाइम देखने लगे। पहले टाइम देखते थे, पहले के टाइम पे जो टाइम देखना होता था वो एग्जैक्ट नहीं देख पाते थे, घड़ी हो गया। फिर उसके बाद मोबाइल आया, कंप्यूटर्स आए, तो ये सब जो इन्वेंट हुआ ये फिजिकल तो जैसे कि कोई भी चीज़ आविष्कार होता है तो वो हमारे सामाजिक चीज़ों पे भी उसका असर देखा जाता है। कोई भी चीज़ आविष्कार होता है तो हम उस चीज़ के आदी हो जाते हैं, तो उसके बिना हमारा लाइफ जो है एक पुराने टाइम पे जैसे हम देखते हैं कोई भी चीज़ करने में ज़्यादा टाइम जो चेतनात्मक संस्कृति होती है इसमें चेतनाओं पे, इंद्रियों पे ज़्यादा विश्वास होता है। यानी कि वो अपने विल पावर से कोई भी चीज़ इन्वेंट करने में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि उनको लगता है कि कोई भी चीज़, जो ऐसे संस्कृति के लोग होते हैं ये लोग कोई भी चीज़ आविष्कार करने में, जो भौतिक चीज़ें होती है उसमें ज़्यादा योगदान देते हैं अपना। और जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, यानी कि इन जो चेतनात्मक संस्कृति के लोग होते हैं इनका भगवान पे या फिर धार्मिक कामों में कम लगन होता है, ये उन चीज़ों को कम मानते हैं। इनका अपना विल पावर पे ज़्यादा भरोसा होता है कि ये अपने इम्प्रूवमेंट से कोई भी चीज़ें इन्वेंट कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में आगे हम देखते हैं भावनात्मक संस्कृति। भावनात्मक संस्कृति भावनाओं पे आधारित होता है। यानी कि जो भावनात्मक संस्कृति के लोग होते हैं उनका धर्म पे विश्वास ज़्यादा होता है, धर्म पे, धार्मिक कामों पे, जो धार्मिक चीज़ें होती हैं उस पे, इन चीज़ों में वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इन लोगों का मानना ये होता है कि जैसे कोई भी कला हो गया, संस्कृति हो गया, लेख हो गया, इन चीज़ों में इनका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा देखा गया है। यानी कि जो भावनात्मक संस्कृति होती है उस संस्कृति में देखा गया कि वो लोग धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा, धार्मिक कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इन लोगों का जो आगे बढ़ना होता है, इनका जो परिवर्तन होता है इनके समाज का, वो धार्मिक चीज़ों के कारण होता है। जैसे कि कोई लेख हो गया, कोई संस्कृति हो गई, कोई कला हो गया, इन सब के बारे में ये ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इन कामों में। आगे हम देखते हैं आदर्शात्मक संस्कृति के बारे में कि आदर्शात्मक संस्कृति क्या होती है। आदर्शात्मक संस्कृति ऐसी होती है जहाँ पे
चेतनात्मक संस्कृति और भावनात्मक संस्कृति, दोनों संस्कृति ही मिली हुई होती है। यानी कि जो चेतनात्मक संस्कृति होती है और जो भावनात्मक संस्कृति होती है, यानी कि भौतिक आविष्कार के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक, लेख, कला, इन सब चीज़ों में भी जिनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है इन सब चीज़ों में, वो आ जाएंगे आदर्शात्मक संस्कृति में। यानी कि जो आदर्शात्मक संस्कृति होगी वो इन दोनों संस्कृति से बेहतर होगी। यानी कि जो चेतनात्मक संस्कृति होगी वहाँ पे सिर्फ आविष्कार होते रहते हैं, भौतिक आविष्कार, और जो भावनात्मक संस्कृति होती है यहाँ पे लोग धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते हैं, कला, साहित्य, इन चीज़ों में इनका ज़्यादा रुचि होता है। लेकिन जो आदर्शात्मक संस्कृति होती है इसमें दोनों ही चीज़ों को देखा गया है, जैसे कि भौतिक आविष्कार भी और साहित्य और लेख में भी इम्प्रूवमेंट, या फिर साहित्य और लेख के क्षेत्र में भी ये लोग आगे बढ़ते हैं, जो आदर्शात्मक संस्कृति में जो लोग आते हैं। सोरोकिन के हिसाब से जो आदर्शात्मक संस्कृति होती है ये सबसे बेस्ट संस्कृति मानी जाती है। यानी कि यह एक ऐसी संस्कृति है जो दोनों चेतनात्मक संस्कृति और भावनात्मक संस्कृति दोनों से मिलकर बनी हुई है, तो ये बेस्ट है। ये जो संस्कृति होती है ये एक बराबर करके रखता है, ना तो ज़्यादा आविष्कार के तरफ बढ़ा हुआ है और ना ही ज़्यादा संस्कृति के तरफ बढ़ा हुआ है। यानी कि यहाँ के जो लोग होंगे ये दोनों तरफ को इन्वॉल्व करके इक्वली दोनों को बैलेंस करके चल रहे होंगे। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है सोरोकिन के सिद्धांत के बारे में कि सोरोकिन का क्या सिद्धांत है। सोरोकिन का सिद्धांत है सांस्कृतिक गतिशीलता के सिद्धांत के ऊपर आधारित है इनका सिद्धांत। इनके सिद्धांत में चेतनात्मक संस्कृति, भावनात्मक संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति के बारे में उल्लेख किया गया है। इन्होंने अपने बुक में इन तीनों के बारे में उल्लेख किया। सोरोकिन के हिसाब से जो सबसे बेस्ट संस्कृति है वो बेस्ट संस्कृति आदर्शात्मक संस्कृति को मानते हैं सोरोकिन। और इस संस्कृति को बेस्ट मानने का वजह यही है कि इस संस्कृति में चेतनात्मक संस्कृति और भावनात्मक संस्कृति दोनों ही संस्कृति मिश्रित है। यानी कि दोनों संस्कृति को मिला के ये संस्कृति बनी हुई है। आई होप आज के वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।